अकबर का प्यारा तोता बीरबल की चतुराई। मुगल सम्राट अकबर की अदालत में न केवल बुद्धिमान सलाहकार होते थे, बल्कि वहां के किस्से कहानियां भी अद्वितीय होती थी। सबसे चतुर मंत्री बीरबल को तो सारी सल्तनत में जाना जाता था। पर आज की ये कहानी थोड़ी अलग है। इसमें न केवल बीरबल की चतुराई सामने आएगी, बल्कि एक ऐसा रहस्य भी सामने आएगा जो आपको अंत तक बांधे रखेगा। शहंशाह अकबर को जानवरों से बड़ा प्रेम था। उनके पास शेर, हाथी, घोड़े और तोते जैसे अनेक पालतू जीव थे। परंतु इन सभी में एक तोता ऐसा था जिसे वे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। वो हरे रंग का सुंदर बोलने वाला तोता था, जो न केवल बोलता था बल्कि शहंशाह की कई गुप्त बातें भी दोहराता था। उस तोते का नाम था मुक्ता। मुक्ता अकबर की हर सुबह की शुरुआत करता, सलाम शहंशाहन, खुदा आपको लंबी उम्र दे। ये वाक्य सुनकर अकबर का मन प्रसन्न हो जाता। एक दिन सुबह जब अकबर जागे और तोते को बुलाया, तो दरबान ने घबराकर कहा, हुजूर, मुक्ता मुक्ता अब इस दुनिया में नहीं रहा। अकबर की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या क्या कहा तुमने? वे गुस्से से कांपते हुए बोले, जी हुजूर, आज सुबह मुक्ता पिंजरे में मृत पाया गया। दरबार में शोक की लहर दौड़ गई। अकबर ने आदेश दिया, इस मामले की पूरी तहकीकात की जाए। जिसने भी मेरे मुक्ता को मारा है उसे सरेआम फांसी दी जाएगी। जब यह समाचार बीरबल को मिला तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने बस इतना कहा, शहंशाह को मैं कल सुबह सच्चाई बताऊंगा, लेकिन मुझे मुक्ता का पिंजरा, सेवक और उसका खाना पानी तैयार करने वाले सभी नौकरों की सूची चाहिए। अगले दिन सुबह बीरबल शहंशाह के सामने पेश हुए। हुजूर, ये कोई सामान्य मृत्यु नहीं है, ये एक हत्या है, और हत्यारा आपके दरबार में ही है। सारे दरबारी चौंक पड़े। बीरबल ने एक एक कर उन सभी नौकरों से सवाल पूछे जिन्होंने तोते की देखभाल की थी। बीरबल ने सेवक शकील से पूछा, तुमने तोते को क्या खिलाया था? हुजूर, रोज की तरह बाजरा और अनार के दाने। अनार कहां से आए थे? दरबार की बगीचे से। बीरबल ने बगीचे की जांच करवाई। वहां पाया गया कि एक विशेष अनार का पेड़ जिसे मुक्ता को खिलाया गया, उसके नीचे मिट्टी में सफेद चूर्ण जैसा कुछ था। बीरबल ने कहा, यह तो कुछ गड़बड़ है। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने दरबार में ऐलान किया कि वे एक नया तोता लाएंगे जो मरने से पहले अपने कातिल का नाम बताएगा। अगले दिन बीरबल ने तोते जैसा दिखने वाला एक पुतला पिंजरे में रख दिया और दरबारियों को सामने खड़ा कर दिया। जो भी मुक्ता का हत्यारा होगा, ये नया तोता उसे पहचान जाएगा। बीरबल ने पिंजरे को कपड़े से ढक दिया और कहा, अब जो भी पिंजरे में झांकेगा उसकी पहचान हो जाएगी। डर के मारे एक दरबारी पसीने पसीने हो गया। बीरबल ने उसकी ओर इशारा कर दिया। यही है हत्यारा, बीरबल बोले। कैसे? शहंशाह ने पूछा। मैंने तोते के पिंजरे में सिर्फ कोयला लगाया था। निर्दोष लोग झांक कर भी घबराए नहीं, लेकिन जिसने अपराध किया है उसके हाथ पर कोयले का निशान है। दरबारी पकड़ा गया। उसने कबूल किया, हुजूर, मुक्ता आपकी गुप्त बातें दोहराने लगा था। मैं दुश्मन सल्तनत से जुड़ा हुआ था और डर गया कि कहीं वह राज ना उगल दे। बीरबल ने जैसे ही दरबारी को पकड़ा, उन्होंने एक और रहस्यमयी बात कही। ये तो बस एक पर्दा था, असली साजिश तो अभी सामने आना बाकी है। शहंशाह हैरान थे। क्या मतलब है तुम्हारा बीरबल? बीरबल बोले, मुझे लगता है मुक्ता की हत्या एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। शायद कोई ऐसा व्यक्ति दरबार में है जो मुक्ता की नकल करके आपकी आवाज में कुछ और कहलवाना चाहता था। शहंशाह चौंक गए। क्या कोई मुझे ब्लैकमेल करना चाहता था? बीरबल गंभीरता से बोले, मुक्ता सिर्फ एक तोता नहीं था, वो कुछ रिकॉर्ड करने लगा था जो दरबार के कुछ गहरे राज खोल सकता था। अकबर अपने प्रिय तोते की हत्या से दुखी थे, परंतु बीरबल के कहने पर उन्होंने भावनाओं पर नियंत्रण रखा। बीरबल अब केवल हत्यारे को नहीं, बल्कि उस मकसद को खोजना चाहते थे
जिसने मुक्ता की जान ली। अगले दिन उन्होंने तोते की लाश का अध्ययन किया और पाया कि मुक्ता के पैर में एक बहुत छोटा पतला पत्र लिपटा हुआ था, जो किसी ने बहुत सावधानी से बांधा था। पत्र में लिखा था, जो भी इसे पढ़े जान ले, ये दरबार अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। भीतर से कुछ सड़ चुका है। बीरबल, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो जान लो कि तुम अगला निशाना हो सकते हो। बीरबल सन्न रह गए। बीरबल ने गुप्त रूप से आदेश दिया कि शहंशाह की अनुमति से एक नया बोलने वाला तोता तैयार किया जाए, लेकिन ये कोई सामान्य तोता नहीं होगा। राजमहल के एक अनुभवी कारीगर अहमद रजा को बुलवाया गया। वो तोतों की नकल में माहिर था, लेकिन इस बार बीरबल ने उसे एक तोता नहीं बल्कि जासूसी यंत्र बनाने को कहा। इस तोते को महल के बीचों बीच रखा जाएगा, बीरबल बोले, और ये दरबार के मंत्रियों की बातचीत रिकॉर्ड करेगा। अकबर को इस योजना पर संदेह था, लेकिन वे बीरबल की बुद्धि पर भरोसा करते थे। तोता तैयार हुआ, नाम रखा गया सुर्ख। दिखने में हूबहू मुक्ता जैसा, पर इसके पंखों के नीचे छिपा था एक बेहद महीन रिकॉर्डर जो महल में घटने वाली हर आवाज को सहेज सकता था। बीरबल ने उसे शाही पुस्तकालय के बाहर रखा, जहां आमतौर पर मंत्री आपसी बातचीत करते थे। 3 दिन तक बीरबल ने इंतजार किया। तीसरे दिन रात को उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनी और चौंक उठे। रिकॉर्डिंग में 2 मंत्रियों की आवाजें थी। तोता तो मर गया, अब हमारा रास्ता साफ है, लेकिन बीरबल जिंदा है, और जब तक वो है हम राज नहीं कर सकते। बीरबल ने आवाजों को पहचाना। ये 2 मंत्री थे, मिर्जा कासिम और वजीर फजलुल्लाह। दोनों ही लंबे समय से दरबार में थे, लेकिन उनके इरादे कभी उजागर नहीं हुए थे। बीरबल ने अगली चाल सोची, पर इस बार बिना शहंशाह को बताए। एक सुबह खबर फैली, बीरबल अचानक दरबार से गायब हो गए हैं। अकबर परेशान हो गए। पूरा महल बीरबल की खोज में लग गया, लेकिन बीरबल दरअसल एक गुप्त तहखाने में छिपे थे, जहां से वे मंत्रीगण की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। इस बीच मंत्रियों ने मान लिया कि बीरबल मारे जा चुके हैं या भाग चुके हैं। अब वे योजना को अंतिम रूप देने लगे। बीरबल के बिना दरबार असंतुलित हो गया। मिर्जा कासिम ने धीरे धीरे कई सैनिकों को अपने पक्ष में कर लिया। उन्होंने गुप्त रूप से शहजादा सलीम को भी भ्रमित करना शुरू किया। उसी समय तोते सुर्ख की एक और रिकॉर्डिंग आई, जिसमें यह कहा गया, राज्य को फजलुल्लाह संभालेगा, शहजादे को नाम मात्र का राजा बना देंगे, और अकबर को बीमारी बताकर रिटायर। यह स्पष्ट हो गया कि यह षड्यंत्र सिर्फ तोते की हत्या तक सीमित नहीं था, बल्कि तख्तापलट की योजना थी। बीरबल ने योजना बनाई। उन्होंने दरबार में अपनी गिरफ्तारी की खबर फैलाई और खुद को चोरों के भेष में महल में घुसा दिया। उसी शाम दरबार में एक विशेष सभा बुलाई गई, जहां फजलुल्लाह ने खुद को नया वजीर घोषित किया। तभी दरबार के द्वार खुले और वहां बीरबल खड़े थे, सैनिकों के साथ। ये दरबार अब न्याय करेगा, बीरबल गरजे। बीरबल ने सुर्ख की सारी रिकॉर्डिंग दरबार में सुनाई, जिसमें फजलुल्लाह और मिर्जा कासिम की साजिशें, बगावत की बातें और अकबर की हत्या तक की योजनाएं थी। अकबर हक्का बक्का रह गए। तुमने मेरे मुक्ता को मारा सिर्फ इसलिए कि वो बोलने लगा? वे बोले। फजलुल्लाह झुका। हुजूर, हमें लगा वो हमारी बातें सुनकर राज खोल देगा। हमें अफसोस है। अकबर ने कोई उत्तर नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा, फैसला बीरबल सुनाएंगे। बीरबल ने दोनों को देश निकाला की सजा दी, पर एक शर्त के साथ, अगर तुमने फिर कभी षड्यंत्र किया तो अगली बार तोता नहीं, तलवार बोलेगी। एक दिन सुर्ख अचानक बोला, बीरबल, अब कौन मेरा ख्याल रखेगा? सब चौंक उठे। बीरबल मुस्कराए। अब तुम सिर्फ एक जासूस नहीं हो, अब तुम राजमहल का रक्षक हो। और तभी तोते ने अपनी प्रसिद्ध लाइन दोहराई, सलाम शहंशाहम, खुदा आपको लंबी उम्र दे। अकबर की आंखों में आंसू आ गए, जैसे मुक्ता फिर से लौट आया हो। तोते सुर्ख की मदद से दरबार में फैले षड्यंत्र का भंडाफोड़ हो चुका था।
फजलुल्लाह और मिर्जा कासिम को देश निकाला दे दिया गया था और शहंशाह अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की खुले दरबार में प्रशंसा की थी। पर बीरबल संतुष्ट नहीं थे। सुर्ख ने जो आखिरी वाक्य बोला था वो उन्हें विचलित कर रहा था। अब कौन मेरा ख्याल रखेगा, बीरबल? ये तोते के मुंह से निकली सामान्य पंक्ति नहीं थी। ये मानो किसी और का संदेश था, एक चेतावनी या कोई छिपी आवाज। उस रात बीरबल ने कारीगर अहमद रजा को बुलवाने भेजा, वो व्यक्ति जिसने सुर्ख को बनाया था। पर जवाब आया, हुजूर, अहमद रजा पिछले 2 दिनों से लापता है। बीरबल को संदेह हुआ, क्या यह सिर्फ संयोग है? उन्होंने सुर्ख के पंखों में लगे तंत्र की जांच की और तभी एक चौंकाने वाली बात सामने आई। सुर्ख में मौजूद रिकॉर्डिंग यंत्र के पीछे एक छिपी हुई परत थी, जिसमें अलग से दर्ज थी रहस्यमयी आवाजें जो अब तक किसी ने नहीं सुनी थी। वो आवाज किसी तीसरे व्यक्ति की थी। रात के सन्नाटे में बीरबल ने आवाजों को बार बार सुना और उसमें एक नाम कई बार दोहराया गया, छाया। छाया सब देख रही है। छाया जानती है कि बीरबल खतरा है। मुक्ता ने बहुत देख लिया था। बीरबल का माथा ठनका। क्या फजलुल्लाह और कासिम महज मोहरे थे? क्या असली खिलाड़ी कोई और था, कोई ऐसा जो अंधेरे में रहकर सब देख रहा था? बीरबल ने पुस्तकालय के उस हिस्से की जांच शुरू की जहां सुर्ख रखा गया था। वहां उन्होंने एक बेहद पुरानी, धूल भरी किताब देखी जिसका नाम था दरबार की आंख। उस किताब में छुपा था एक नक्शा, एक गुप्त सुरंग जो पुस्तकालय से सीधे महारानी जोधा के कक्ष तक जाती थी। बीरबल अचंभित रह गए। छाया, क्या कोई महल के भीतर से ही सब देख सुन रहा है? जांच में यह स्पष्ट हुआ कि महारानी के कक्षों में कार्यरत दासियों में से एक, नूरबानो, पिछले 3 वर्षों से महल में मौजूद थी, लेकिन उसके आगमन का कोई स्पष्ट अभिलेख नहीं था। बीरबल ने उसे बुलाया और साधारण से प्रश्न पूछे। उत्तर बिल्कुल रटे हुए थे। तुम कहां से आई थी? बदायूं। कौन भेजा? दरबार से नियुक्ति हुई थी। पर बीरबल जानते थे बदायूं से भेजी गई सूची में ऐसा कोई नाम नहीं था। बीरबल ने एक आखिरी बार सुर्ख को वही जगह भेजा, लेकिन इस बार उन्होंने उसमें गुप्त ध्वनि विश्लेषण तंत्र लगाया। अगली सुबह जब सुर्ख लौटा, उसकी हालत खराब थी। पंख चिथड़े थे, आंखों में डर। पर उसने रिकॉर्डिंग दी। अगर बीरबल सच के करीब आ गया तो उसे मिटा दिया जाएगा। राजमहल को छाया की जरूरत है, रोशनी की नहीं। तोते को उड़ने दो, लेकिन बीरबल को मत छोड़ो। बीरबल ने आंखें बंद कर ली। अब खेल खुल चुका था। जांच ने सिद्ध किया कि नूरबानो केवल एक दासी नहीं थी, बल्कि राजा आदिल शाह की गुप्तचर थी, जिसे अकबर के दरबार में ऊंचे पदस्थ मंत्री बनाकर राजपरिवार की सूचनाएं चुरानी थी। परंतु असली चौंकाने वाली बात यह थी कि उसने ही मुक्ता के पंखों में वो पहला संदेश बांधा था, बीरबल को सावधान करने के लिए। नूरबानो दोहरी एजेंट थी, पर वो अब तक जिंदा कहाँ थी? एक रात बीरबल अपने कक्ष में अकेले थे। तभी अचानक कमरे में धुआं भर गया। 3 नकाबपोश हमलावर उन पर टूट पड़े, पर बीरबल तैयार थे। उन्होंने पहले ही सैनिक छिपा दिए थे। 2 हमलावर पकड़े गए, पर तीसरा भाग निकला। बीरबल ने उसका पीछा किया और वो भागता हुआ पहुंचा महल के उस तहखाने में जहां रजा गायब हुआ था। तहखाने में एक दरवाजा था, जिसके अंदर बीरबल को एक ऐसी चीज मिली जिसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। वहां पड़ा था एक दूसरा मुक्ता, वही रंग, वही आवाज, पर चुप। और बगल में पड़ा था अहमद रजा का मृत शरीर। दीवार पर खून से लिखा था, मुक्ता सच जानता है, लेकिन उसकी आवाज सुनने के लिए खुद को खोना पड़ेगा। बीरबल ने दरबार में एक सभा बुलाई और वहां पेश किया मुक्ता को। उसने धीरे से बोला, असली दुश्मन अब भी पास है। तभी बीरबल ने एक नाम पुकारा, रुकिया बेगम। सन्नाटा छा गया। बीरबल ने कहा, आपके पास सबसे सुरक्षित कमरा था, सबसे ज्यादा जानकारी थी, और आपने ही नूरबानो को संरक्षण दिया।
रूकया मुस्कराई। बीरबल, तुम्हारा दिमाग तेज है, पर अब देखो इस दरबार में कौन जीवित रहेगा। रूकया की योजना थी अकबर को धीरे धीरे विष देकर हटाना और सलीम को कठपुतली बना खुद शासन करना। पर बीरबल ने पहले ही सारी तैयारी कर ली थी। रूकया को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसने जाते जाते कहा, मैं अकेली नहीं थी, छाया अभी बाकी है। और तभी मुक्ता बोला, छाया कभी नहीं मरती। दरबार में जैसे ही रूकया बेगम को गिरफ्तार किया गया और मुक्ता ने दोहराया, छाया कभी नहीं मरती, अकबर की आंखों में सवाल थे और बीरबल की निगाहें दूर क्षितिज पर थी, जैसे वे किसी अदृश्य रेखा को पढ़ रहे हों। बीरबल ने धीरे से कहा, शहंशाह, छाया कोई व्यक्ति नहीं है, ये एक विचार है, एक संगठन, और शायद एक बहुत पुराना राज। रात को बीरबल ने उस दूसरे मुक्ता को देखा जो तहखाने में मृत मिले रजा के पास मिला था। उसने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चेतावनी थी। बीरबल ने सोचा, क्या मुक्ता की कहानी महल से शुरू नहीं हुई थी? उन्होंने पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। तब एक फाइल हाथ लगी, उस फारसी दस्तावेज की जो हिरात से मंगाए गए एक पालतू पक्षी के बारे में थी। नाम था शफक। बीरबल ने स्वयं से पूछा, क्या शफक ही मुक्ता था? बीरबल ने गुप्त यात्रा की योजना बनाई। वे केवल 2 सैनिकों और भेष बदलकर हिरात, अब अफगानिस्तान, पहुंचे, जहां मुक्ता का पहला मालिक रहा करता था, एक फकीर जैसा वृद्ध व्यक्ति, बाबा मीरजान। मीरजान बोले, वो तोता मेरी आत्मा था। जब वो बोलता तो मुझे अपनी ही आवाज सुनाई देती थी। पर एक रात वो अचानक उड़ गया। बीरबल ने पूछा, क्या मुक्ता में कुछ खास था? बाबा बोले, हां, वो कभी सोता नहीं था, वो सुनता था और लोगों के सपनों की बातें दोहराता था। बीरबल की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हिरात में बीरबल को एक पुराना दस्तावेज मिला। अलसाया नामक गुप्त संगठन का जिक्र था, जो हर सल्तनत में अपने जासूस भेजता था। उनका प्रतीक था एक उड़ता तोता। इस दस्तावेज में लिखा था, हमारे सबसे श्रेष्ठ गुप्तचर को तोते का रूप दिया गया है। वो जहां जाएगा वहां हुकूमत हिल उठेगी। उसका नाम है शफक। बीरबल ने समझ लिया, मुक्ता शफक ही था, और वो सिर्फ एक पालतू पक्षी नहीं, एक जासूस था, शायद सबसे खतरनाक जासूस। बीरबल जब महल लौटे तो माहौल बदला हुआ था। शहंशाह बीमार थे और सलीम ने दरबार की बागडोर संभाली थी। पर बीरबल ने देखा कि कई पुराने मंत्री लौट आए थे, वे जो फजलुल्लाह के समय में गायब हो गए थे। सबसे खास नजीब खान। बीरबल ने जब उससे बात की तो वो मुस्कराया, बीरबल साहब, सलीम अब समझदार हो गया है, उसे नए सलाहकार चाहिए, और पुराने तोते अब बोझ है। ये बात मजाक में कही गई, लेकिन बीरबल समझ गए, खेल फिर से शुरू हो गया है। मुक्ता अब बोलता नहीं था, लेकिन एक रात उसने अचानक शहजादा सलीम की आवाज में कहा, अमीरों को बांट दो, वजीर को हटा दो। बीरबल अब पुराना हो गया है। ये सुनकर दरबारी चौंक उठे। अगली सुबह महल में चर्चा फैल गई, तोता अब शहजादा के आदेश दे रहा है। बीरबल समझ गए, मुक्ता को किसी ने रीप्रोग्राम किया है। बीरबल ने अहमद रजा की हस्तलिपियों को पढ़ा और पाया कि उसने मुक्ता में एक स्मृति प्रेरक तंत्र लगाया था, जिससे वो सुनकर नहीं, महसूस करके बोलता था। यानी अगर कोई उसे किसी भावना से प्रभावित करे, भय, विश्वास, घृणा, तो वो उसे आवाज में बदल देगा। मुक्ता अब महल के लोगों की भावनाएं बोल रहा था। पर यह कौन कर रहा था? एक शाम बीरबल के भेष में एक व्यक्ति ने महल में प्रवेश किया और मुक्ता के पास गया। वो कुछ बुदबुदाया और मुक्ता ने कहा, बीरबल को दरबार से निकाल दो, वो अब विश्वासघाती हो गया है। पर असली बीरबल उसी समय कक्ष में आ पहुंचे। दरबारियों ने दोनों को देखा और भ्रमित हो गए। बीरबल ने कहा, अगर मैं झूठा हूं तो मुझे मौत मंजूर है, लेकिन मुक्ता से पूछो
शफक कौन है? मुक्ता कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, शफक वही है जो छाया में जीता है। अब बीरबल ने पूरा खेल समझ लिया था। नजीब खान ही छाया का नया मुखिया था। उसने शफक को दोबारा सक्रिय कर दिया था और दरबार को मनोवैज्ञानिक रूप से विभाजित कर रहा था। वो लोगों की भावनाओं को मुक्ता से कहलवाकर दरबार की दिशा तय करवा रहा था। बीरबल ने शहंशाह को समझाया और उन्होंने एक योजना बनाई। एक विशेष सभा बुलाई गई। मुक्ता को मध्य में रखा गया। अकबर ने कहा, अब फैसला तोता करेगा, कौन सच्चा है, कौन झूठा। बीरबल ने नजीब से कहा, तुम भी सामने आओ। नजीब ने प्रयास किया कि मुक्ता उसकी बात बोले, पर तभी बीरबल ने मुक्ता को एक वस्तु दिखा दी। अहमद रजा का अंतिम उपकरण, जो केवल सच्चाई पर प्रतिक्रिया देता था। मुक्ता ने कांपती आवाज में कहा, नजीब ही छाया है। नजीब ने भागने की कोशिश की, पर बीरबल की योजना पूरी थी। उसे गिरफ्तार किया गया। अकबर बोले, तोता जिसने जान बचाई, तोता जिसने राज खोले, वो अब दरबार का अभिन्न हिस्सा है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मुक्ता अब सिर्फ एक तोता नहीं, ये गवाही है। कुछ हफ्तों बाद बीरबल ने मुक्ता को बगीचे में आजाद कर दिया। लोग चौंक गए। बीरबल जी, क्यों? उन्होंने कहा, राजनीति में इंसान तो जिंदा रहता है, लेकिन अगर सच्चाई को पिंजरे में रखें तो वो भी एक दिन मर जाती है। मुक्ता ने उड़ने से पहले कहा, बीरबल, छाया को उजाला पसंद नहीं है, लेकिन मुझे है। और वो उड़ गया। मुक्ता के उड़ान भरने के बाद दरबार में थोड़ी शांति आई, लेकिन बीरबल जानते थे कि छाया की सत्ता खत्म नहीं हुई है। दरबार के कागजों और झूठी मुस्कानों के पीछे कोई बड़ी साजिश फिर से रची जा रही थी। बीरबल की समझ से परे एक नई गुप्त ताकत उभर रही थी, एक ताकत जो छाया से भी गहरी थी। एक दिन बीरबल को महल के तहखाने में एक पुराना संदूक मिला। यह संदूक किसी राजसी खजाने जैसा नहीं था, बल्कि कहीं ज्यादा रहस्यमय था। संदूक पर एक पुराना फनोट लिखा था। जो इसे खोलेगा वो सच की एक नई परत देखेगा। बीरबल ने संदूक खोला तो अंदर मिली पुरानी चिट्ठियां, नक्शे और एक फटे हुए कागज पर लिखा था, छाया की अगली चाल। चिट्ठियों में एक नाम बार बार उभरता था, कायद। ये नाम महल के बाहर से था, लेकिन उसके प्रभाव की गूंज दरबार में सुनाई दे रही थी। बीरबल ने समझा कि कायद छाया का अगला मुखिया है। पर कौन था ये कायद और वो क्या चाहता था? बीरबल ने छुपकर कायद की तलाश शुरू की। पता चला कि कायद दिल्ली के पुराने बाजारों में छिपा हुआ था। कायद की पहचान थी एक साधारण व्यापारी, पर उसके पीछे छिपी थी एक बड़ी ताकत। बीरबल ने धीरे धीरे उसके संपर्कों की जांच शुरू की, लेकिन हर रास्ता गुमनाम लोगों की परतों में खो जाता। बीरबल को एक गुप्त संदेश मिला जो कायद की योजना का इशारा कर रहा था। संदेश में लिखा था, मुक्ता से भी बड़ा खेल शुरू हो रहा है, इसे रोकना मौत के बराबर है। बीरबल ने समझा कि खतरा बढ़ रहा है। बीरबल ने सुना कि बाजार में एक नया तोता आया है, नूरा। ये तोता भी उसी तरह चतुर था जैसे मुक्ता, पर नूरा का बोलना था एकदम अलग, और उसकी बातें थी ज्यादा खतरनाक। क्या नूरा मुक्ता का उत्तराधिकारी था, या फिर इसका मकसद कुछ और था? बीरबल ने नूरा को पकड़ने की कोशिश की, पर वो हमेशा एक कदम आगे निकल जाता। उसकी चालें इतनी पेचीदा थी कि बीरबल की सूझबूझ भी कम पड़ रही थी। एक दिन नूरा ने दरबार में एक अनोखा संदेश दिया, बीरबल, खेल अब खत्म नहीं, बल्कि शुरू हुआ है। बीरबल ने देखा कि शहजादा सलीम के व्यवहार में बदलाव आया है। वो अब अधिक कठोर और संदिग्ध लगने लगा था। क्या सलीम भी छाया की साजिश का हिस्सा था, या फिर वो खुद ही एक नया छाया बनने की कोशिश कर रहा था? बीरबल ने गुप्त रूप से सलीम का पीछा किया और एक छुपे हुए किले में उसकी मुलाकात हुई एक अज्ञात व्यक्ति से। उस अज्ञात व्यक्ति ने बीरबल को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, खेल अब और भी खतरनाक होगा, बीरबल।
दरबार में अचानक तकरार शुरू हो गई। मंत्री आपस में लड़ने लगे और महल के अंदर राजनीतिक दांवपेंच तेज हो गए। बीरबल को समझना था कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। बीरबल ने नूरा को एक जाल में फंसाने की योजना बनाई। पर जैसे जैसे नूरा दरबार के करीब आता गया, बीरबल को एहसास हुआ कि यह तोता केवल एक हथियार नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी था। बीरबल ने महल के पुराने तहखाने में छुपा एक और दस्तावेज खोजा, जिसमें लिखा था, छाया का असली खेल अभी बाकी है। जो इसे समझेगा वही राज का असली मालिक होगा। मुक्ता के बाद छाया का जाल इतना गहरा था कि बीरबल भी उलझन में पड़ गए थे। महल के तहखाने में मिली उस फटी हुई चिट्ठी ने बीरबल के मन में कई सवाल खड़े कर दिए थे। छाया का असली खेल अभी बाकी है। बीरबल ने उस चिट्ठी के हर शब्द को बार बार पढ़ा। हर एक अक्षर में एक छिपा हुआ संकेत था, जो शायद छाया की अगली चाल के बारे में बता रहा था। उन्होंने सबसे भरोसेमंद सहयोगी अमीर खां को बुलाया और दोनों ने मिलकर उस दस्तावेज की गहराई से पड़ताल शुरू की। दस्तावेज के एक कोने पर कुछ अस्पष्ट निशान थे, जिन्हें देखकर बीरबल को लगा कि यह नक्शा हो सकता है। उन्होंने महल के पुरातन नक्शों के साथ मिलाकर इसका मिलान किया। थोड़ी देर बाद वो नक्शा सामने आ गया। ये महल के नीचे छुपे हुए एक गुप्त कक्ष की ओर इशारा कर रहा था, जिसे कोई भी दरबार के लोग नहीं जानते थे। बीरबल का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या छाया इसी गुप्त कक्ष में छुपा था? बीरबल ने अमीर खां के साथ मिलकर उस कक्ष की तलाश शुरू की। वो रास्ता महल के पुराने हिस्से में था, जहां ज्यादातर लोग जाने से कतराते थे। सड़क धूल और जाल से भरी हुई थी और हर कदम पर कुछ अनजान खतरे छिपे थे। कभी कभी दूर से अस्पष्ट आवाजें आती, मानो कोई छाया उनके पीछे पीछे चल रही हो। जैसे जैसे बीरबल और अमीर खां उस कक्ष के करीब पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं थे। कहीं से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, आप लोग क्यों आए यहां? दोनों ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक एक साया प्रकट हुआ, एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी आंखों में अनगिनत राज छुपे हुए थे। मैं इस महल का आखिरी संरक्षक हूं, बुजुर्ग ने कहा, और मैं छाया के रहस्यों का पहरेदार। तुम्हारे सवालों के जवाब तुम्हें यहां नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तैयार हो जाओ, एक ऐसी यात्रा के लिए जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। बीरबल ने साहस जुटाया और पूछा, क्या तुम छाया के बारे में जानते हो? बुजुर्ग ने धीमे स्वर में जवाब दिया, छाया केवल एक नाम नहीं है, ये एक विचार है, एक व्यवस्था है, जो सदियों से इस दरबार में छुपी हुई है। संरक्षक ने बीरबल को एक परखा लिया, एक पहेली दी जो केवल सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ही हल कर सकता था। यदि तुम सफल हो गए तो मैं तुम्हें आगे ले जाऊंगा। बीरबल ने पूरी सूझबूझ से पहेली को सुलझाया, पर हर सवाल के साथ पहेली और जटिल होती गई। पहेली हल होने पर बुजुर्ग ने दरवाजा खोला, जो गुप्त कक्ष की ओर जाता था। कक्ष के अंदर कई पुराने दस्तावेज, चित्र और राजसी वस्तुएं थी। बीरबल ने वहां एक पुराना दस्तावेज पाया, जिसमें लिखा था, छाया की असली ताकत दरबार के भीतर छुपी है। शुरुआत से ही हर कदम पर छाया की नजर थी, और अब ये तुम पर है कि इस रहस्य को उजागर करो। बीरबल ने दस्तावेजों को पढ़ना शुरू किया और पता चला कि छाया दरअसल एक गुप्त संगठन था, जो अकबर के शासनकाल से ही महल के भीतर सत्ता को नियंत्रित करता आ रहा था। यह संगठन दरबार के सभी प्रमुख फैसलों में छुपा हुआ था और किसी भी विरोधी को चुप करा देता था। बीरबल ने देखा कि संगठन का अगला निशाना शहजादा सलीम था। सलीम की बढ़ती शक्ति और बढ़ती तानाशाही के पीछे छाया की मंशा थी, उसे अपने कठपुतली के रूप में इस्तेमाल करना। बीरबल को तुरंत पता लगाना था कि सलीम खुद छाया का हिस्सा है या सिर्फ उनका शिकार। बीरबल ने छुपकर सलीम की योजनाओं की जासूसी की। एक रात उसने देखा कि सलीम महल के एक अंधेरे कमरे में एक गुप्त सभा कर रहा था, जहां कुछ मुखिया
और अनजान चेहरे मौजूद थे। उनके वार्तालाप से पता चला कि वे एक बड़ी साजिश रच रहे थे जो अकबर के शासन को हिलाकर रख देगी। बीरबल ने महल के अंदर अपने विश्वसनीय लोगों को खबर दी, परंतु छाया के लोग इतनी गुप्त और चालाक थे कि बीरबल के हर कदम पर वे उनके खिलाफ साजिश रचते। हर बार बीरबल एक कदम आगे बढ़ता, छाया 2 कदम आगे निकल जाता। बीरबल के पास अब केवल एक विकल्प बचा था जिसे वो कभी करना नहीं चाहता था। उसे छाया के खिलाफ अकेले लड़ना था। पर कैसे और किसके साथ? बीरबल की मदद के लिए अचानक महल की एक छिपी हुई परछाई सामने आई, जो थी एक पुरानी दोस्त जो अब तक अपने अस्तित्व को छुपाए हुए थी। उसने बीरबल को चेतावनी दी कि छाया के पास शक्तियां केवल राजनीति की नहीं बल्कि जादू और रहस्यों की भी है। बीरबल अब जानते थे कि छाया के खिलाफ लड़ाई आसान नहीं होगी। उनकी बुद्धि, उनकी सूझबूझ और उनकी बहादुरी सब परीक्षा में होगी। महल के तहखाने में बीरबल ने जो गुप्त दस्तावेज पाए थे वे केवल एक सुराग थे। अब जरूरी था उन संकेतों को समझना और छाया की साजिश को जड़ से खत्म करना। लेकिन इसका मतलब था दरबार के अंदर गहरे जाल में खुद को फंसा लेना। बीरबल ने सबसे पहले अपने विश्वास पात्र अमीर खां से बात की। अमीर, अब जो भी हो, हमें छाया की असली पहचान और उनके मकसद का पता लगाना होगा। जो भी हो, हम अकेले नहीं लड़ सकते। अमीर खां ने सलाह दी, हमें पहले दरबार के अंदर कुछ करीबी लोगों की जांच करनी होगी। कौन हमारे साथ है और कौन छाया के दलाल। बीरबल ने मन ही मन सोचा, वो तो पहले से ही एक जाल में फंसे हुए थे जहां हर कोई शक के घेरे में था। इसी बीच एक गुप्त संदेश मिला जिसने बीरबल की सोच को पूरी तरह बदल दिया। संदेश में लिखा था, छाया को हराने के लिए सबसे पहले खुद को छिपाना सीखो। जो सामने दिखता है वो सच नहीं होता। ये संदेश किसका था? क्या कोई छुपा हुआ सहयोगी बीरबल को मदद कर रहा था? बीरबल ने ध्यान से आसपास देखा, पर कोई शक की छाया नहीं थी। बीरबल ने फैसला किया कि वे खुद गुप्त रूप से महल के अंदर खोजबीन करेंगे। रात के समय जब महल सो रहा था, बीरबल ने छिपछिपाकर गलियारों में कदम रखा। हर कोने से आवाजें आ रही थी, कुछ फुसफुसाहटें, कुछ दरवाजों के पीछे सन्नाटे। बीरबल के मन में एक ही सवाल था, छाया आखिर कहाँ है? बीरबल ने महल की एक दासी रुखसाना की ओर ध्यान दिया। रुखसाना बहुत साधारण लगती थी, लेकिन उसके व्यवहार में कुछ छुपा हुआ था। बीरबल ने उसे छुप कर देखा। वो एक गुप्त जगह से एक छोटा संदूक निकाल रही थी। बीरबल ने संदूक चुराकर खोलने की कोशिश की। संदूक में मिली कुछ तख्तियां जिस पर रहस्यमयी कोड लिखे थे। बीरबल ने तुरंत अमीर खां को बुलाया। दोनों ने मिलकर कोड को समझने की कोशिश की। कोड एक पुराने जमाने की भाषा में था जिसे बीरबल ने पहले कहीं पढ़ा था। कोड में छिपा था महल के एक पुराने हिस्से का पता जहां कभी कोई गुप्त सभाएं होती थी। यह पता वही जगह थी जहां छाया के सदस्य मिलते थे। बीरबल और अमीर खां ने उस गुप्त स्थान पर जाकर छुप कर देखा। उनकी नजरों के सामने दरबार के कुछ उच्च पदस्थ लोग एक रहस्यमयी सभा कर रहे थे। उनके बोलने का तरीका और विषय जानकर बीरबल के रोंगटे खड़े हो गए। सभा में बात हो रही थी एक बड़ी साजिश की जो अकबर के शासन को हिला सकती थी। बीरबल ने महसूस किया कि यह दरअसल छाया की सबसे बड़ी चाल थी। बीरबल ने सोचा कि अब विश्वास की कोई जगह नहीं रही। उसे अकेले ही छाया के खिलाफ लड़ना होगा। लेकिन क्या वो अकेला ऐसा कर सकेगा? इसी बीच बीरबल को एक अनजान व्यक्ति का साथ मिला। उस व्यक्ति ने कहा, मैं जानता हूं छाया की पूरी साजिश, लेकिन मेरे साथ चलो, तब जाकर तुम सच जान पाओगे। बीरबल ने उस व्यक्ति के साथ मिलकर छाया की गहराई तक जाने की ठानी। लेकिन इस रहस्यमयी ताकत में ऐसे राज छुपे थे जिनका बीरबल ने कभी अनुमान भी नहीं लगाया था। बीरबल और उसका अनजान
सहयोगी महल के उस गुप्त तहखाने में उतर रहे थे जहां छाया की सबसे बड़ी साजिश छुपी हुई थी। चारों ओर दीवारें काली, सूखी और बर्बाद लग रही थी। बीरबल का दिल तेज धड़क रहा था। हर कदम के साथ खतरों की गंध और तेज हो रही थी। हमें सावधान रहना होगा, उसने धीरे कहा। सहयोगी ने सिर हिलाया। छाया केवल नाम नहीं, एक काला जाल है जो यहां वर्षों से बिछा है। तहखाने के एक छोटे से कमरे में एक धूल से ढकी हुई अलमारी थी। उसमें सैकड़ों पुरानी किताबें थी। बीरबल ने उनमें से एक किताब निकाली, छाया का इतिहास। उस किताब में लिखा था कि छाया दरअसल एक गुप्त संगठन था जो सत्ता के लिए हर हद तक जाने को तैयार था। बीरबल ने किताब में पढ़ा कि इस संगठन का मकसद था अकबर के शासन को कमजोर करना, ताकि वे खुद महल और राज्य पर नियंत्रण कर सकें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि इस साजिश में शहजादा सलीम भी शामिल था, जो दरअसल छाया का मुखिया बनने का सपना देख रहा था। बीरबल को एहसास हुआ कि जो लोग महल के बाहर दुश्मन लगते थे, वे असल में मासूम थे। असली खतरा महल के अंदर से ही था, अपने ही लोगों में छुपा हुआ। बीरबल ने तय किया कि वो इस साजिश का पर्दाफाश खुले दरबार में करेगा। लेकिन छाया ने उसकी चाल पहले ही पढ़ ली थी। अगले दिन दरबार में जब बीरबल सलीम और छाया के अन्य सदस्यों का नाम लेने वाला था, तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कैद में भी बीरबल ने अपनी सूझबूझ से जेलर को अपनी तरफ कर लिया। उन्होंने महल के अंदर एक गुप्त संदेश भेजा जिसे उसके साथी समझ सके। बीरबल के सहयोगी ने उस संदेश को समझा और दरबार में छाया के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बनाया। अकबर भी अब इस साजिश को समझने लगे थे, लेकिन अब भी छाया का असली चेहरा छुपा हुआ था। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, बीरबल छाया के असली मुखिया तक पहुंचने के लिए जाल बिछाने लगते हैं। लेकिन असली सस्पेंस तब होता है जब छाया का मुखिया कोई ऐसा व्यक्ति निकलता है जिसकी कल्पना बीरबल ने कभी नहीं की होती। बीरबल को पता चलता है कि छाया का असली सरगना कोई और नहीं बल्कि महारानी जोधा का एक करीबी था, जिसे सभी ने मासूम समझा था। बीरबल ने छाया के मुखिया को पकड़ने की योजना बनाई, परंतु छाया ने भी अपने आखिरी हथियारों को तैयार कर रखा था। बीरबल और छाया के मुखिया के बीच कौन जीतेगा? आए, दरबार की जटिलताओं और महल की रहस्यमय गलियारों में बीरबल ने अपनी सूझबूझ से छाया की असली पहचान खोज निकाली थी। वो नाम जो कभी किसी के जहन में भी नहीं था। नूरबानो की छवि के पीछे छिपा एक और बड़ा मास्टरमाइंड जो सब कुछ नियंत्रित कर रहा था। बीरबल ने अपनी योजना बनाई। महल के कई हिस्सों में जासूस तैनात किए गए और एक दुपट्टा भेजा गया जिसमें छुपी हुई गुप्त यंत्र थी। उन्होंने तय किया कि छाया को फंसाने के लिए उन्हें खुद को शिकार बनाना होगा। रात के समय महल के बड़े सभागार में एक नकली बैठक बुलाई गई जिसमें बीरबल ने छाया के कुछ अंगों को लुभाया। पर इस बीच बीरबल ने महारानी जोधा और अकबर को गुप्त रूप से सूचना दी। जैसे ही बैठक शुरू हुई, बीरबल ने अचानक पर्दा उठाया। छाया का मुखिया कोई और नहीं बल्कि शहजादा सलीम का सबसे भरोसेमंद सलाहकार था, जो असल में सलीम की जगह शासन करना चाहता था। दरबार में हड़कंप मच गया। बीरबल ने अकबर को बताया कि अगर सलीम की जगह ये सलाहकार शासन करता तो राज्य विनाश के कगार पर आ जाता। अकबर ने गंभीर होकर फैसला लिया कि छाया के सभी सदस्यों को गिरफ्तार किया जाए और राज्य की सुरक्षा के लिए नए नियम बनाए जाएं। बीरबल की सूझबूझ से महल में फिर से शांति लौट आई, परंतु बीरबल के मन में एक सवाल था। क्या छाया पूरी तरह खत्म हो गई थी या उसकी जड़ें अभी भी कहीं गहरी थी? अकबर के कक्ष के पास एक छोटे तोते ने फिर से पंख फड़फड़ाए। बीरबल ने देखा तोते के पंखों पर वही रहस्यमय निशान थे। तोते ने धीमे स्वर में कहा, छाया खत्म नहीं हुई, छाया बस बदल गई है। महल में जब शांति लौटी तो सभी ने सोचा कि छाया की साजिश खत्म हो गई है,
पर बीरबल जानते थे कि असली लड़ाई अभी बाकी है। सुबह की पहली किरण के साथ ही बीरबल ने अपनी गोपनीय जासूसी शुरू कर दी। उनकी नजरें हर उस व्यक्ति पर थी जो थोड़ा भी संदिग्ध दिखता था। एक दिन बीरबल के पास एक गुप्त संदेश आया। छाया ने फिर से पंख पसारे हैं, सावधान रहें। बीरबल ने तुरंत महल के उन हिस्सों की जांच शुरू कर दी जहां छाया के सदस्य छिप सकते थे। जांच के दौरान बीरबल को एक और गुप्त सुरंग मिली जो महल के पुराने हिस्से से जुड़ी थी। इस सुरंग के अंदर मिली कुछ वस्तुएं और दस्तावेज बताते थे कि छाया ने अपने नए सदस्यों को छुपाकर रखा है। बीरबल के साथ अब एक नया सहयोगी जुड़ा, एक चतुर लेकिन रहस्यमय व्यक्ति जिसका नाम था राहुल। राहुल ने बताया कि उसने छाया के कई सदस्यों को अपने गांव में देखा है। बीरबल और राहुल ने मिलकर गांव की जांच की। वहां उन्हें पता चला कि छाया अब आम लोगों के बीच भी अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। बीरबल को पता चला कि छाया केवल महल में नहीं बल्कि पूरे राज्य में फैल चुकी है। उनका मकसद अब सिर्फ सत्ता हथियाना नहीं बल्कि पूरे साम्राज्य को अंदर से कमजोर करना था। बीरबल ने दरबार के कुछ सदस्यों में विश्वासघात के संकेत देखे। कई लोग छाया के चंगुल में फंस चुके थे। बीरबल ने छाया के जाल को समझने के लिए गुप्त छापा मारा, पर छाया की चालाकी देखकर वे हैरान रह गए। छाया ने महल के बाहर भी कई छिपे हुए सहयोगी रखे थे। छाया ने बीरबल को फंसाने की कई कोशिशें की। उनकी चालाकी और सूझबूझ से ही बीरबल बच पाए। अचानक महल में विद्रोह के सुर उठे। छाया के समर्थकों ने दरबार में हथियार तान दिए। बीरबल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को दबाया, पर छाया का असली मुखिया अभी भी अनजान था। बीरबल को पता चला कि छाया का नया मुखिया एक ऐसा व्यक्ति है जो सबसे भरोसेमंद लगता था। बीरबल ने दरबार में उस व्यक्ति का नाम लिया और सबके होश उड़ गए। छाया का असली मुखिया कौन था? क्या बीरबल उसे पकड़ पाएगा? दरबार में एक अजीब सी शांति थी जो देखने में भले ही सामान्य लगती थी, पर बीरबल को पता था कि यह सिर्फ एक झूठा आवरण है। छाया का खतरा खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अब वो छुपकर और गहराई में जाकर फिर से ताकत जमा रहा था। बीरबल ने जब भी उस छोटे तोते मुक्ताव को देखा, उसकी आंखों में एक अनजाना सा डर और बेचैनी साफ दिखती थी। रात के अंधेरे में बीरबल अपने कक्ष में बैठा था। उसके हाथ में दरबार की आंख नामक वो पुरानी किताब थी जो तहखाने से मिली थी। उसकी सूझबूझ से पता चला कि छाया एक गुप्त संगठन है जो सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। यह संगठन महल के भीतर और बाहर दोनों जगह सक्रिय था। बीरबल ने तय किया कि अकेले काम करना सही नहीं होगा। उसने अपनी पुरानी मित्र और महल की गुप्तचर रुकैया बेगम को बुलाया। वो एक कुशल जासूस थी जिसने कई बार बीरबल की मदद की थी। रुकैया ने महल और आसपास के इलाके में छाया के संपर्कों की जांच शुरू कर दी। उन दिनों बीरबल ने एक अजीब साथी से मुलाकात की जिसका नाम राहुल था। वो एक नौजवान था जो महल के बाहर के एक छोटे से गांव का था। उसने बताया कि उसने अपने गांव में छाया के कई सदस्यों को देखा है जो सामान्य लोगों के बीच रहकर उनके मन में डर पैदा कर रहे थे। बीरबल ने राहुल की मदद से गांव जाकर जांच की। वहां के लोग भयभीत थे और कई लोग बिना वजह अचानक गायब हो रहे थे। बीरबल को पता चला कि छाया अब केवल महल तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि पूरे राज्य में फैल गई है। बीरबल ने महल में अपने पुराने संपर्कों की मदद से पता लगाया कि कुछ दरबारी सदस्यों ने भी छाया को समर्थन देना शुरू कर दिया है। दरबार के अंदर विश्वासघात की जड़ें बहुत गहरी थी। कई मंत्री जो अकबर के सबसे करीबी माने जाते थे, छाया के एजेंट बन चुके थे। एक दिन बीरबल को महल के एक पुराने तहखाने में छुपे हुए दस्तावेज मिले जिनमें छाया के अगली चाल की जानकारी थी। दस्तावेज बताते थे कि छाया की योजना थी महल में विद्रोह कर अकबर की हत्या करना
और सत्ता पर कब्जा करना। बीरबल ने तुरंत अकबर को सूचित किया। अकबर ने भरोसा जताया और अपने सैनिकों को सतर्क कर दिया। लेकिन छाया ने बीरबल को धोखा देने के लिए कई जाल बिछाए। बीरबल को कई बार जानलेवा हमलों का सामना करना पड़ा। एक बार तो उसे महल के भीतर कैद भी कर लिया गया, लेकिन उसकी बुद्धिमानी से वो बच निकला। एक दिन दरबार में एक बड़ा विद्रोह हुआ। छाया के समर्थकों ने हथियार लेकर महल के गलियारों को घेर लिया। बीरबल ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर विद्रोह को दबाया। विद्रोह के बाद बीरबल ने अपनी जांच तेज कर दी। उसे पता चला कि छाया का नया मुखिया कोई और नहीं बल्कि अकबर के सबसे भरोसेमंद सलाहकार था, जो राजा के नजदीकी में था। दरबार में जब बीरबल ने उसका नाम लिया तो सभी के होश उड़ गए। इस विश्वासघात ने महल में एक नई हलचल मचा दी। बीरबल ने फिर से योजना बनाई। वो छाया के मुखिया को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाना चाहता था। उसने अकबर को बताया कि इस विश्वासघात को उजागर करना बेहद जरूरी है, वरना राज्य की स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। अगले दिन बीरबल ने एक नकली बैठक बुलाई, जिसमें छाया के कुछ समर्थकों को आमंत्रित किया गया। बैठक के दौरान बीरबल ने छाया के मुखिया का पर्दाफाश कर दिया। उसने कहा, ये जो आदमी आपके बीच है वही असली खतरा है, इसे गिरफ्तार किया जाए। आखिरकार छाया का मुखिया गिरफ्तार हुआ, पर उसके साथ कई लोग भाग निकले। बीरबल ने सोचा कि शायद छाया पूरी तरह खत्म नहीं हुई, बल्कि उसकी जड़ें अब भी कहीं गहरी है। फिर एक रात बीरबल के कमरे में वो प्यारा तोता मुक्ता फिर से आया। उसने अपनी आवाज में एक रहस्यमय संदेश दिया। छाया खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ बदल गई है। दरबार में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, पर बीरबल के दिल में बेचैनी थी। छाया की साजिश अब तक पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। महल के एक कोने में रखा मुक्ता अब भी बीरबल की आंखों का तारा था। उसकी आखिरी बातें, छाया कभी नहीं मरती, बीरबल के दिमाग में बार बार गूंज रही थी। बीरबल ने गुप्त तरीके से महल के पुराने तहखाने, छिपे रास्तों और संदेहास्पद लोगों की जांच शुरू की। हर छोटी छोटी बात उसके लिए बड़ी अहम थी। महल के पुराने कागजों में छिपे राज उसे उस सच्चाई के करीब ले जा रहे थे, जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। छाया केवल एक गुप्त संगठन नहीं था, बल्कि एक ऐसा जाल था जो दरबार के सबसे करीबी लोगों तक फैला था। बीरबल ने रुकैया बेगम की मदद से उन सभी लोगों की सूची बनाई जिन पर शक था। धीरे धीरे सच बाहर आने लगा। महल की एक रात, जब सब सो रहे थे, बीरबल ने अपने सैनिकों के साथ एक छापा मारा। तहखाने के एक कमरे में छाया के रहस्यमय मुखिया और उसके सहयोगी पकड़े गए। मुखिया ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसकी आखिरी बात थी, तुम लोग केवल एक शाखा काट रहे हो, जड़ अभी बाकी है। बीरबल ने मुखिया को महल के दरबार में पेश किया। सभी ने देखा कि ये वही व्यक्ति था जिसे सबने कभी भरोसेमंद माना था। अकबर ने कहा, इस विश्वासघात ने हमें झकझोर दिया है, पर यह सीख भी दी है कि सतर्क रहना होगा। मुखिया को कठोर सजा दी गई और छाया के बाकी सदस्य भी पकड़े गए, पर बीरबल जानते थे कि जड़ अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। एक दिन बीरबल ने मुक्ता को अंतिम बार अपनी ओर बुलाया। तोते ने धीरे से बोला, बीरबल, खतरा खत्म नहीं, पर तुम्हारी सूझबूझ ने इसे कमजोर जरूर कर दिया है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तोता, तुम्हारे बिना ये खेल अधूरा रहता। महल में फिर से शांति लौट आई। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की खुले दिल से प्रशंसा की। बीरबल ने अंत में यह महसूस किया कि सच्चा शूरवीर वो नहीं जो केवल तलवार चलाए, बल्कि जो सूझबूझ और समझ से समस्याओं का हल निकाले। और इस तरह छाया की साजिश भले ही पूरी तरह खत्म न हुई हो, पर बीरबल की सूझबूझ और बहादुरी ने महल और राज्य को एक बार फिर बचा लिया।